पहला जत्था कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। दूसरा जत्था कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुई। तीसरा जत्था अमृतसर के जालियांवाला बाग से दिल्ली के लिए शुरू हुई थी और चौथा जत्था मुंबई से दिल्ली तक चली है। ये चार जत्थों ने 11,000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर करके दिल्ली पहुंची है और आज रामलीला मैदान में हमारी पार्टी की ओर से ये विशाल रैली हो रही है। आज इस रैली में जो लाखों लोग उपस्थित हैं, वो हमारे देश के मेहनतकश जनता है। यहां शोलापुर के बीड़ी मजदूर आए हुए हैं, यहां सरगुजा से आदिवासी किसान आए हुए हैं, यहां पंजाब और हरियाणा से हमारे किसान और खेती और मजदूर भाई आए हुए हैं। पूरे देश से कामकाजी महिला जो आंगनवाड़ी, आशा वगैरह स्कीम्स में काम करती है, वो भी बड़े तादाद में आज आई हुई है। यूपी के गांव के गरीब, बिहार के किसान और खेतिहर मजदूर और बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह से आज मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, कर्मचारी, महिला, नौजवान, ये सब बड़े तादाद में आए हुए हैं। आप सब लोग हमारी पार्टी की ये जो 4 जत्थे चले हैं, उस जत्थे में जो हमने संदेश दिया है, उससे प्रेरणा लेके उत्साहित होकर आज दिल्ली में इस रामलीला मैदान में आए हुए हैं। और आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये भारत का असली चेहरा है। हमारे देश के मेहनतकश आज इस रामलीला मैदान में आए हुए हैं। इस संघर्ष संदेश जत्था ने 6 मुद्दे उठाए थे जो हम समझते हैं हमारे देश की जनता की सबसे मुख्य समस्याएं हैं। जमीन और आवासीय जमीन के लिए जो आज लड़ाई है पूरे देश में, हमारे देश के किसान जो देश को अनाज में आत्मनिर्भर कर दिया है, उन किसानों के जमीन जगह जगह पर छीना जा रहा है, जबरदस्ती अधिग्रहण हो रहा है और जमीन बड़ी कंपनियों के लिए, माइनिंग वगैरह के लिए दिया जा रहा है। भूमि सुधार बंगाल, केरला और त्रिपुरा को छोड़ के बाकी कहीं इसको लागू नहीं किया गया है। तो ये जमीन का मुद्दा हमने उठाया है।
उसी तरह खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है। महंगाई के खिलाफ हमें एक मजबूत राशन वितरण प्रणाली की जरूरत है और खाद्य सुरक्षा के लिए हमने मांग की है कि पार्लियामेंट एक सक्षम खाद्य सुरक्षा कानून पास करे। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। हमारे देश में आज लाखों लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार की नीतियों के कारण जो आज रोजगार है वो रोजगार नष्ट हो रहा है। तो रोजगार का जो सवाल है इसको ये जत्थे ने उठाया है। और हमारा पांचवा मुद्दा है शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं, जो आम लोगों के लिए शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुद्दा है। और पांचवा मुद्दा है महिलाओं का अधिकार, महिलाओं का बराबरी का अधिकार मिलना और सामाजिक न्याय का मुद्दा। और छठा है भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। ये 6 मुद्दे को लेके हमने पूरे भारत में ये जो जत्था चलाए हैं, उस जत्थे के माध्यम से हमने हमारी पार्टी और वामपंथी पार्टियों की जो वैकल्पिक नीतियां हैं, इन समस्याओं का हल करने के लिए और हमारे देश में इन समस्याओं के मूल कारण क्या है वो बताया है। आज केंद्र में जो कांग्रेस की यूपीए सरकार है, नेतृत्व वाली सरकार है, वो सरकार ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो हमारे देश के बड़े पूंजीपति, विदेशी पूंजी और अमीर तबकों के हित में है। हमारे देश के जितने भी संसाधन है, जमीन है, हमारे देश के जो खनिज पदार्थ है, ये सब सस्ते में या मुफ्त में बड़े पूंजीपतियों को और बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। ये सरकार की नीतियां हैं जिसके कारण आज महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अभी बजट पेश किया गया था पार्लियामेंट में और इस बजट में जनता के लिए जो कुछ सब्सिडी दी गई थी उसमें भारी कटौती की गई है। पेट्रोल पदार्थों में जो सब्सिडी है उसमें 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी कटौती की गई है। और हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम का नियंत्रण खत्म किया गया है। हर महीने डीजल का दाम बढ़ेगी। अभी पेट्रोल का दाम तो नियंत्रण खत्म करने के बाद 21
21 बार बढ़ाया गया है। और ये तमाम चीजों की जो दाम बढ़ती है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के कारण, वो महंगाई का एक मुख्य कारण है। हमारे देश में किसानों के लिए जो खाद का, फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी है, उसमें कटौती की गई है। आज हमारे देश में जगह जगह पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब से उदारवादी नीतियां लागू हुई है, 1999 के बाद पिछले 18 सालों में हमारे देश के 2,90,000 किसान आत्महत्या किए हैं। ये सरकार की नीतियों का परिणाम है। तो सब्सिडी काटने का मतलब क्या है? अमीर लोगों के लिए सब्सिडी खत्म नहीं है। इस बजट में कितने हजार करोड़ रुपए का टैक्स का छूट दिया गया है पूंजीपतियों के लिए और अमीर तबकों के लिए। तो सरकार की जो नव उदारवादी नीतियां हैं, उसके कारण आज देश में जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं। हमारे देश में 55 ऐसे लोग हैं जिसको बिलियनर्स कहते हैं, खरबपति कहते हैं, जिनके पास 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजी है। और हमारे देश में 86% लोग ऐसे हैं जो रोज 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सरकार कहती है कि हमारे देश में जो गरीब है वो वही है जो ग्रामीण इलाकों में 26 रुपये से कम आमदनी पाते हैं हर प्रतिदिन। अगर 26 रुपये से ज्यादा कमाते हैं तो वो गरीब नहीं है, वो बीपीएल नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। उनको सस्ते में अनाज देने की जरूरत नहीं है। तो ये है यूपीए सरकार की जन विरोधी नीतियां। और ये जन विरोधी नीतियों के विकल्प हम पेश करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के दबाव पर नीतियां बनाती है। यही सरकार ने खुदरा व्यापार का विदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी सुपरमार्केट के लिए खुदरा व्यापार खोल दिया है। हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग, छोटे दुकानदार और व्यापारी की जीविका पर हमला है। तो जब तक ये सरकार, यूपीए सरकार को हम खत्म नहीं करेंगे, उनकी नीतियां नहीं बदल सकते हैं। नई नीतियों को ले आना है तो कांग्रेस की ये यूपीए सरकार को गद्दी से उतारना पड़ेगा। लेकिन इस सरकार का विकल्प क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का विकल्प है? भाजपा की नीतियां
कांग्रेस की नीतियां ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उनकी आर्थिक नीतियां, जब वो केंद्र में सरकार में थे, एनडीए की सरकार 6 साल यहां राज किया था, हमने देखा कि वही नव उदारवादी नीतियों को भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार ने चलाई है। निजीकरण किया है, बड़ी कंपनियों को पूरे रियायतें दी है, विदेशी पूंजी को पूरी छूट दी गई थी। और कांग्रेस या भाजपा दोनों भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार के मामले में इन दोनों पार्टियों के बीच में कोई फर्क नहीं है। केंद्र में अभी हर रोज कुछ घोटाला सामने आता है, लेकिन जहां भाजपा की सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक की सरकार, वो सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया घोटाले में। वहां के माइनिंग माफिया से मिलके गठजोड़ से हजारों करोड़ रुपए का लूट हुआ है। उनके मुख्यमंत्री उस समय की गिरफ्तार होकर जेल जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात का मॉडल देश का मॉडल बनना चाहिए, हिंदुस्तान का मॉडल बनना चाहिए। और गुजरात का मॉडल क्या है? हमारे देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों से पूछिए, वो बताएंगे। गुजरात में हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में या सस्ते में बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं। उनके लिए टैक्स का छूट है, उनके लिए बिजली का रेट में कटौती है, ताकि बड़े पैमाने पर वो मुनाफा कमा सके। और गुजरात का मॉडल का नतीजा हम देख रहे हैं कि आम लोगों के लिए वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, उसमें गुजरात पीछे जा रही है। बच्चों का कुपोषण जो है वो सबसे ज्यादा है आज गुजरात में। और यही गुजरात है जहां अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे के नागरिक बना चुका है। ये मॉडल हमारे देश के लिए कभी सहमत नहीं हो सकता है, ये देश को बर्बाद करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस का विकल्प नहीं हो सकता है, तो एक नए विकल्प की जरूरत है। लेकिन ये विकल्प कैसे बन सकता है? ये विकल्प तभी बनेगा जब कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ हमारे देश में जो आज नव उदारवादी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ हम वैकल्पिक नीतियों को पेश कर सकते हैं। वैकल्पिक नीतियां जो किसानों के हित में, हमारे देश के जो भूमिहीन किसान हैं,
छोटे किसान हैं उनको भूमि सुधार माध्यम जमीन दिया जाए, उनकी जमीन की सुरक्षा हो। वैकल्पिक नीतियों का मतलब है कि हमारे देश में जो बड़े पूंजीपति और अमीर लोग हैं उन पर टैक्स बढ़ा के साधन जुटाया जाए। हमारे देश में खाद्य सुरक्षा के लिए, हमारे देश में रोजगार पैदा करने की योजनाएं बनाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उसका खर्चा बढ़ाने के लिए सरकार साधन जुटाए। तो ये वैकल्पिक नीतियों की जो संघर्ष है वो हमारी पार्टी और वामपंथी पार्टियां जनता के सामने पेश करती है। और एक नया विकल्प तभी बन सकता है जब हमारे देश के करोड़ों करोड़ों मजदूर, किसान, खेती और मजदूर, महिला, नौजवान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सबको इकट्ठा करते हुए हम एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा करें वैकल्पिक नीतियों के लिए। और उसी संघर्ष और उसी आंदोलन के माध्यम से एक नई राजनीतिक ताकत उभर के आ सकती है जो विकल्प बन सकता है। बहुत से लोग लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कहते हैं कि एक विकल्प की जरूरत है, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के बाकी सब ताकतों को मिला के एक विकल्प तैयार किया जाए। लेकिन अगर विकल्प का मतलब है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेतागण मिलके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद वही नीतियां अपनाएंगे जो कांग्रेस और भाजपा अपनाती है, तो कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं वैकल्पिक नीतियों की लड़ाई में जो गैर कांग्रेस, गैर भाजपा पार्टियां ताकते हैं उनको फैसला करना पड़ेगा। ये जन आंदोलन में, जनता की लड़ाई में, वैकल्पिक नीतियों की लड़ाई में भाग ले, हिस्सा ले, आम सहमति बनाए कि विकल्प ये है, वैकल्पिक नीतियां ये है, तभी एक विकल्प उभर के आएगा। अगर देश के सामने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ एक विकल्प तैयार होना है तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जो अन्य वामपंथी पार्टियां हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट को मजबूत करने पर ही हम हमारे देश के तमाम मेहनतकश लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन कर सकते हैं और मजबूती से ये लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। और इसीलिए आज ये जो रैली है, ये संघर्ष संदेश रैली का नाम दिया गया है। हम चुनाव के लिए तैयारी इससे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम आंदोलन और संघर्ष के लिए तैयारी के लिए ये रैली कर रहे हैं। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आगे के लिए जो हम कार्यक्रम देंगे
मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, कर्मचारी, महिला, नौजवान, सबके लिए जो आंदोलन का हम नारे देंगे उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, एकताबद्ध आंदोलन को खड़ा कीजिए। जिस तरह फरवरी 20 और 21 को हमारे देश के तमाम मजदूर वर्ग, हमारे देश के तमाम कर्मचारी और मेहनतकश एकजुट होके ऐतिहासिक हड़ताल की थी, 2 दिन की हड़ताल, उसी तरह आगे आने वाले दिनों में हमें आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार की ये गलत नीतियों के खिलाफ, साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारा संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा।